दोस्तों, आप सभी के लिए हम लेकर आ गए हैं अपनी स्टोरी की एक और नई ऑडियो बुक। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं कहानी को। एपिसोड 1, बरेली शहर। जैसे बरेली शहर नाम सुनते ही बहुत नामी और फेमस लगता है, और है भी यही। पर इन्हीं शहर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से जी पा रहे हैं। ना तो उनके पास इतना ज्यादा पैसा है कि वो अपने सपने पूरे कर सके, और ना ही उनकी हिम्मत की बाहर जा सके। तो कुछ इसी तरह के परिवार हैं हमारी नित्या के, जो बरेली शहर में ही एक शिव भगवान के मंदिर के सामने छोटे से घर में रहते हैं। नित्या, हमारी कहानी की मेन लीड। नित्या के बाबा, जिनका नाम पंडित रामधन पांडे है, वो उसी शिव मंदिर में पुजारी है कई वर्षों से। उनकी पत्नी का निधन नित्या के जन्म के साथ ही हो गया था, जिस वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी के मौत का जिम्मेदार नित्या को मान उससे शुरू से ही मुंह फेर लिया। पर नित्या की सौतेली माँ, जिनका नाम दुलारी था, वो नित्या के साथ बिल्कुल भी सौतेला बर्ताव नहीं करती थी। जब से वो पंडित जी के साथ शादी कर, पंडित भवन नित्या के घर का नाम है, आए तभी से वो उसे अपनी बेटी मान बड़े ही प्यार से पाला है। नित्या के साथ साथ दुलारी देवी के दो और बच्चे थे। ऋषभ, उम्र 19 वर्ष, दुलारी देवी के बेटे और नित्या का छोटा भाई। और जाह्नवी, नित्या की छोटी बहन, लेकिन ऋषभ से बड़ी है। नित्या के घर में सिर्फ इतने ही सदस्य नहीं रहते हैं, बल्कि पंडित जी की एकलौती बहन, जिसे अपने ससुराल से निकाल दिया गया है, इसीलिए अपने एक बेटे को लेकर इन्हीं के घर तभी से डेरा जमा ली। चूंकि वो पंडित जी से बड़ी थी, इसीलिए उसका पूरे घर में बहुत दबदबा है। नित्या की बुआ का नाम सुगंधा ठाकुर है। सुगंधा देवी का एक बेटा का नाम आनंद ठाकुर है। तो अभी तक हमने आप लोगों को नित्या के परिवार वालों के नाम बताया, अब हम अपनी नित्या के बारे में जानते हैं थोड़ा। बरेली शहर के अंदर नित्या अपने दिल में लिए बहुत अरमान को बस अपनी जिंदगी को जिए जा रही है। कभी खुशी हो या कभी दुख हो, हर परिस्थिति को हंसते सहते सह लेती थी। नित्या अपनी छोटी बहन जाह्नवी के साथ वही के कॉलेज, जिसका नाम एसडी कॉलेज है, में एक साथ 12वीं की पढ़ाई किया करती थी। उसका भाई इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। क्योंकि वो घर का इकलौता बेटा था, तो पंडित जी उसे ज्यादा मानते थे और उसे वो हर सुख सुविधा देते थे जो बड़े बड़े घरों में बच्चों को मिलता है। पर दोनों बहनों के साथ ऐसा नहीं था। और रही बात आनंद की, तो वो तो शुरू से ही पढ़ाई सब करना नहीं चाहता था, इसीलिए शुरू से ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। नित्या की उम्र लगभग 21 साल की है और जाह्नवी की उम्र 20 साल की है। दोनों बहनों में बहुत लगाव था, देखने से उनमें जरा सा भी नहीं लगता था कि वो दोनों सौतेली बहनें हैं। पर ऋषभ आनंद के साथ बहुत अच्छे से रहता था, पर दोनों बहनों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। इस बात से दुलारी हमेशा परेशान रहा करती थी। आज का दिन 21 तारीख 8वां महीना और 2023, पंडित भवन में। घर के सारे लोग सुबह सुबह सफेद कपड़े पहने आंगन में कारपेट बिछी हुई है, उस पर आकर बैठे जा रहे हैं। सामने एक बड़ी सी फोटो टेबल पर रखी हुई है और इस पर चंदन के फूलों का माला पहनाया हुआ है। सामने अगरबत्ती और दिया जला हुआ है। पर सब लोगों के बीच कहीं भी नित्या दिखाई नहीं दे रही थी। दरअसल वो वहां थी ही नहीं। आज उसके माँ की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, इसी वजह से वो अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब से नित्या ने होश संभाला है, वो आज के दिन अपने कमरे में ही रहा करती है। क्योंकि उनके बाबा यानी कि पंडित जी ने उसे कभी भी उनकी पत्नी और उसकी माँ की पुण्यतिथि में शामिल नहीं होने दिया, और ना ही आज उसे शामिल होने की इजाजत थी। नित्या की कमरा। नित्या अपने कमरे में बेड के सहारे नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और अपनी माँ के एक तस्वीर को अपने हाथ में लिए उनसे बोल रही थी, प्लीज माँ, आप मुझे कब माफ करेगी? आज पूरे 21 साल हो गए आपके पुण्यतिथि के, पर आज तक बाबा ने मुझे शामिल नहीं होने दिया है। मुझे आज के दिन बहुत अकेला फील होता है माँ। क्या सच में आपके मौत की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सच में मैं इतनी अपसगुन हूँ जो जन्म लेते ही आपको मार डाली? बाबा हमेशा यही बोलते हैं मुझे। पर छोटी माँ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर पता नहीं बाबा मुझसे इतना नफरत क्यों करते हैं। इतने वर्षों से मैं उनके मुंह से अपने लिए दो प्यार भरे शब्द सुनने को तरह गई हूँ माँ। जब मैं सोती हूँ तो मुझे सपने में भी बाबा डांटते ही सुनाई पड़ते हैं। नित्या अपना दुख अपनी माँ की तस्वीर के साथ बांट रही थी, लेकिन फिर वो एकाएक बोल पड़ी, सॉरी माँ, मैं भी ना क्या फालतू की बात लेकर बैठ गई। आज के दिन मैं नीचे जाकर आपकी आत्मा की शांति के लिए पूजा तो नहीं कर सकती हूँ, पर हाँ, अपने कमरे में हर साल की तरह इस बार भी आपके तस्वीर की पूजा तो कर ही सकती हूँ ना। आप यही रहे, मैं अभी किचन से जाकर आपके लिए हलवा लेकर आती हूँ। आज मैंने खुद अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बनाया है। आप चखकर बताइए ना कैसी बनी है। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोल नित्या अपने कमरे का दरवाजा खोल धीरे धीरे चुपके से किचन की तरफ चल पड़ी, और बार बार अपने आगे पीछे देखे जा रही थी कि कहीं पंडित जी तो नहीं देख रहे हैं उसे। ये सोचकर नित्या किचन की तरफ बढ़े जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने एक जोरदार आवाज में बोला, जिसकी आवाज सुन पूरे घर वाले एकदम से सहम गए। रुक जाओ जहां पर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की?
नित्या के कानों में जैसे ही वो आवाज पड़ी, डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल नीचे जमीन पर गिर गए और दोनों हाथ डर के मारे थर थर कांपने लगे। तो नित्या के बारे में हमने आपको बता दिया। अब चलिए हम आपको इस कहानी के हीरो यानी कि दिव्यांश राजपूत का परिचय के साथ साथ उसके परिवार वालों के बारे में बतलाते हैं। दिव्यांश राजपूत जाने माने फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम। फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके दिव्यांश राजपूत अपने पूरे परिवार के चहेते हैं। उसका दिल मानो पत्थर और लड़कियां जैसे कोई खेलने की चीज हो। वो हर रात नई नई लड़कियों के साथ अपनी रात गुजरता है और अगली ही सुबह उसे भूल एक नई लड़की के साथ दिखाई देता है। अपने इस सब कामों की वजह से वो अक्सर मीडिया पर छाया हुआ होता है। मुंबई में अपना बड़ा आलिशान फ्लैट ले अकेला रहता है। उसके परिवार वाले दिल्ली में रहते हैं। आलोक राजपूत, दिव्यांश के पापा, जो एक फिल्म निर्देशक थे, पर बहुत सालों से ये सब छोड़ अपने परिवार वालों के साथ रहने लगे। सुषमा देवी, दिव्यांश की बूढ़ी दादी, बचपन से ही अपनी गोद में खिला और उसे लोरी सुना दिव्यांश को बड़ा किया है। दिव्यांश की एक छोटी बहन सारिका राजपूत है, जो बहुत ही नखरीली और लोगों पर हुक्म चलाने वाली है। दिव्यांश की उम्र लगभग 25 साल की है और इसकी छोटी बहन सारिका की उम्र 18 वर्ष की है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आप लोगों को दिव्यांश के मां के बारे में नहीं बताया। दरअसल दिव्यांश मां शुरू से ही बड़ी स्वार्थी औरत थी। उसने आलोक यानी कि दिव्यांश के पापा से शादी भी यही सोचकर करी थी कि वो ऐशो आराम से जिएगी, अपनी सहेलियों के सामने पैसों का रोब दिखाएगी। पर जब उसे लगा कि आलोक के साथ उसकी ये सारे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, तो वो 1 साल के दिव्यांश को छोड़ चली गई एक अमीर आदमी के साथ। तब से दिव्यांश अपनी मां का नाम सुनते ही एकदम से बौखला जाता है और खुद को काबू नहीं कर पाता और गुस्से की वजह से खुद को चोटिल कर बैठता। आलोक का घर। सारिका सुबह सुबह उठ अपनी आंखें मलते हुए नीचे हॉल में आ बैठ टीवी का रिमोट हाथ में ले रोज की तरह टीवी ऑन कर गाने का चैनल लगा जोर जोर फिल्मी गाने बजाने लगी। ये उसका डेली का रूटीन था और उसकी इस आदत की वजह से दादी उसे रोज डांटती और हाथ से रिमोट ले टीवी बंद कर देती। आज भी रोज की तरह एक हाथ में पूजा की थाली लिए झटकते हुए सोफे के पास आए और उसके हाथ से रिमोट ले टीवी बंद कर बोली, हे भगवान, इतनी बड़ी गधी जैसी हो गई है पर अभी भी तुझ में अक्ल रत्ती भर नहीं आई है। मैं क्या करूं तुम्हारा। लोग सुबह सुबह उठ भगवान की आरती करते हैं, उनका भजन सुनते हैं और एक इसे देखो, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये देवी यहाँ बैठकर ये उठपटांग गाने सुने जा रही है। सुषमा की बात सुन सारिका उनके हाथ से झट से रिमोट लेते हुए बोली, वोफो दादी, आप इतने दिनों से मुझे समझा रही है, पर क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात समझने वाली हूँ? आखिर हार कब मानेंगी आप? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये सब पसंद है तो मैं तो सुबह सुबह इसी तरह के गाने सुनूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो लगवा दो मेरे कमरे में टीवी। ये बोल सारिका जैसे ही टीवी ऑन कर चैनल बदली, गलती से उससे न्यूज की चैनल लग गई और उस पर जो न्यूज छाया हुआ था उसे सुनते ही सुषमा के हाथों से वो पूजा की थाल नीचे गिर गया और वो जोर से आवाज देते हुए बोली, आलोक बेटा, जल्दी से कमरे से बाहर आओ, देखो ये टीवी पर दिव्यांश के बारे में क्या दिखा रहे हैं। सुषमा की आवाज सुनते ही आलोक भी कमरे से बाहर आ गया और अपने चश्मे को आंखों और लगाते हुए बोला, क्या बात है माँ, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? तभी टीवी पर उसकी नजर पड़ी और ये देखते ही वो भी बोल पड़ा, ये सब क्या है, दिव्यांश ऐसा कैसे कर सकता है? क्या पापा, आप भी ना? ये सब ऐसे ही भाई को बदनाम करने के लिए झूठी न्यूज है। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये सब नॉर्मल बात है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ मुन्ना, मुझे तू लेकर दिवू के पास लेकर चल। वैसे भी वो अकेला ही रहता है, अब कुछ दिन हम सब उसी के पास जाकर रहेंगे। तू जाने की टिकट बनवा ले। माँ पर ऐसे अचानक से। पर तभी सारिका खुश होते हुए बोल पड़ी, वाओ, क्या दादी, हम सच में मुंबई जा रहे हैं। यहाँ मैं तो चली अपना पैकिंग करने। पापा आप टिकट बनवा लो, क्योंकि एक बार दादी ने जो कहा वही होता है, ये तो फाइनल ही है। सारिका इतना बोल सोफे पर से कूदते हुए उछल कर अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद आलोक थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, माँ क्या आप सच में मुंबई जाने वाली है? आप तो जानती ही है ना कि दिव्यांश को अकेले रहना पसंद है, वो हम लोगों के साथ। तभी आलोक को बीच में ही चुप कराते हुए सुषमा अपनी आंख दिखाते हुए बोली, मैंने एक बार कह दिया ना कि हम सब मुंबई जा रहे हैं, तो बस हम जा रहे हैं। क्योंकि तू भी जानता है कि मुझे किस बात की चिंता है, और अगर अभी हमने उसे नहीं रोका तो बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा मुन्ना। सुषमा जी की बात को सुन आलोक चुप रह गया और मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। अब आप लोग ये सोच परेशान हो रहे होंगे कि जब दिव्यांश की माँ उसे 1 साल की उम्र में ही छोड़ किसी दूसरे मर्द के साथ चली गई, तो फिर ये सारिका कौन है जो इन्हीं लोग के साथ दिव्यांश की बहन बन रह रही है। मुंबई, रात के करीब 2:30 का समय। बीच सड़क पर एक काली बड़ी सी गाड़ी रुकी हुई थी और उनमें दिव्यांश किसी लड़की के साथ था।
वो उस लड़की को बेतहाशा चूमे जा रहा था, कभी उसके होठों को चुंबता तो कभी उसके गर्दन को। दिव्यांश के साथ वो लड़की भी उसका पूरा साथ दे रही थी। तभी दिव्यांश के मोबाइल पर अचानक रिंग आगे लगी। ओह, इस मोबाइल ने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। किसे इस वक्त भी नींद नहीं आ रही है जो दिव्यांश राजपूत को याद किए जा रहा है। एक मिनट डियर, दादी का कॉल आ रहा है, तुम एकदम चुप रहना ओके। दिव्यांश ने उस लड़की को इशारे से चुप रहने के लिए बोल जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए बोला। क्या दादी, इस वक्त कौन कॉल करता है? मेरी पूरी नींद खराब कर दी आपने। अब बताइए क्यों कॉल किया है अपने इस वक्त? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ हाँ देवू बेटा, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सब ठीक है। मैंने तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि कल सुबह सुबह हम सब तुम्हारे पास आ रहे हैं। बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, इसीलिए अब कुछ दिन तक तुम्हारे साथ वहीं पर रहेंगे। ओ सीट, क्या हो गया देवू? ये तुम क्या बोले जा रहे हो? वो कुछ नहीं दादी। ओके आ जाओ, वैसे भी मुझे भी तुम लोगों की बहुत ज्यादा याद आती है। ठीक है अभी मैं कॉल रखता हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है बेटा, अभी अच्छे से सो जाना। गुड नाइट। गुड नाइट माय स्वीट दादी। ओके इस वक्त मैं कॉल रखता हूँ, आप भी सो जाओ। जैसे ही दिव्यांश ने कॉल रखी वो लड़की अपने एक हाथ को दिव्यांश के सीने के पास जा हल्के हल्के सहलाते हुए पूछी, क्या हो गया बेबी, चलो शुरू करते हैं। लेकिन तभी दिव्यांश बोलता है, यहाँ मेरा मूड ऑफ है और तुम्हें ये सब पड़ी है। चलो निकलो मेरे कार से और दोबारा मुझे नजर मत आना, समझी? गो। दिव्यांश, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यांश राजपूत से सवाल करने की? जरा अपनी औकात में रहा करो समझी, वरना तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, यू ब्लडी गर्ल। दिव्यांश उस लड़की को उल्टा सीधा बोल अपनी कार ले वहां से निकल जाता है, लेकिन वो लड़की वही खड़ी अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद में कहती है, भगवान, इस इंसान को खुद की हैसियत पर बहुत घमंड है। ये अपने आगे किसी लड़की को सिर्फ खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। अरे मेरी तो मजबूरी थी जो मैं इसके साथ ये सब करने के लिए तैयार हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो कोई लड़की इसे मना करती है वो उसके पूरे परिवार वालों को नहीं छोड़ता। पर इसके लिए कहीं तो कोई ऐसी लड़की बनी होंगी जो इसे मना कर सके और इसका सामना कर पाए, इसे ये समझा सके कि लड़की कोई खिलौना नहीं होती है जिसे एक बार खेल लेने के बाद फेंक दो, या ऐसे भूल जाओ जैसे वो उसकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं थी। दिव्यांश तेजी में एकदम नशे की हालत में कार ड्राइव कर अपने घर पहुंच गया। उसके घर के बाहर कार पहुंचते ही दो वॉचमैन ने जल्दी से घर के मेन गेट खोलते हुए उसे सलामी ठोक दी और कार के वापस जाने के बाद गेट बंद कर दिया। उनमें से एक वॉचमैन नया नया था, इसीलिए उसने दूसरे वाले से पूछा, भैया ये अपने साहब क्या रोज इसी तरह नशे में गाड़ी चलाते हैं? लेकिन ये सब तो गलत है ना सरकार, इस पर तो लोगों को पकड़ भी लेती है ना। दूसरा वॉचमैन हंसते हुए बोला, अरे वो बेवकूफ, ये सारे नियम सिर्फ हम जैसे गरीब लोगों के लिए बने होते हैं। ये एक फिल्म स्टार है, सरकार तो क्या बड़े बड़े नेता लोग भी इन लोगों को हर सुविधा देते हैं। फिर चाहे बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाना हो या फिर नशा कर, इन लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर भैया इससे तो इन्हें ही नुकसान होगा ना। क्या ये यहाँ पर अकेले ही रहते हैं? हमने जब से ड्यूटी ज्वाइन किया है इनके सिवा कोई नहीं दिखा है हमें इस घर में। दूसरा वॉचमैन बोलता है, हाँ दिव्यांश सर तो यहाँ पर अकेले ही रहते हैं। हाँ पर उनके एक बहुत ही अच्छे दोस्त है जो अक्सर यहाँ पर आरे जाते रहते हैं, और आज तो वो यहीं पर रुके हैं। कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा जब वो जाने लगेंगे। इधर टकते झुकते किसी तरह दिव्यांश अपने पैरों पर घर के अंदर जा पहुंचा, लेकिन नशे में धुत होने की वजह से वो अब संभल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो फर्श पर गिर गया। ओ सीट यार, मैं कैसे गिर सकता हूँ? कोई बात नहीं। ए जमीन, तू भी क्या याद रखेगी कि दिव्यांश राजपूत फिल्मी सुपरस्टार तुझ पर बैठकर तुझे धन्य कर दिया। नशे की वजह से दिव्यांश अपना होश पूरा खो बैठा था, इसीलिए जहां पर गिरा वही बरबराने लगा। तभी पीछे से एक फिक्र भरी आवाज आई, क्या यार देवू, तू कभी नहीं सुधरेगा? आज फिर से तूने इतनी पी ली है जो खुद के पैरों पर सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे हो। वो आवाज सुनते ही दिव्यांश झट से जमीन पर लेटते हुए उसके तरह मुड़ गया और बोला, तू आ गया मेरा दोस्त। तू जानता है मैं इस वक्त तुझे कितना मिस कर रहा था। एक तू ही तो है जो मेरी सारी बात समझता है और मानता भी है। अच्छा बेटा, तो तू मुझे मस्का लगा रहा है? अब चल चुपचाप उठ जा और चल कर सो जा, बाकी की बात हम कल सुबह कर लेंगे। नहीं सूरज मेरा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे इस फर्श को आज समझाना है कि दिव्यांश राजपूत किस बंदे का नाम है, ताकि आगे से मुझे गिराने की कोशिश ना करे। हाँ हाँ भाई समझ गया मैं, अब तू आ जा। सूरज दिव्यांश को अपने दोनों हाथों के सहारे उठाते हुए उसके कमरे की तरफ लेकर जाने लगा, और उसे बेड पर जैसे ही लिटाया वो नशे की वजह से एकदम बेहोश हो गया और उसी नशे में बरबरा भी रहा था। तू मेरा सच्चा दोस्त है सूरज, बस तू ही तो है जो मुझे इतना समझता है, वरना बाकी के लोग तो मेरे आगे पीछे सिर्फ मेरे पैसों के वजह से करते हैं। आई लव यू दोस्त।
दिव्यांश बरबराने के बाद कुछ ही देर में सो गया। उसके सोने के बाद सूरज उसके पैरों से जूते खोल नीचे रखते हुए धीरे से बोलता है, क्या हाल कर लिया है इसने अपनी जिंदगी का, ना कोई गोल और ना ही किसी का साथ, बस इस जिंदगी को बिना किसी मकसद के जिए जा रहा है और डूबे जा रहा है नशील नदी में। मैं क्या करूं जिससे ये उन रास्ते को छोड़ सही रास्ते पर आ जाए। अगली सुबह सूरज किचन में जा अपने और दिव्यांश दोनों के लिए 2 कप कॉफी बना उसके कमरे में अभी जा ही रहा था कि तभी घर के मेन दरवाजे की बेल बज गई, जिसे सुनते ही सूरज खुद में बोल पड़ा, अरे इतनी सुबह सुबह कौन आ गया इसके घर। इसने घर पर तो किसी को आने की इजाजत नहीं दी हुई है और यहाँ सिर्फ मैं ही आता हूँ। फिर कौन आ गया, जाकर देखता हूँ कौन है। सूरज ये बोल सीधे जाकर मेन गेट खोलते हुए बोलता है, कौन। तभी उसकी नजर जैसे ही ऊपर उठता है, सामने खड़ी दादी और दिव्यांश के पापा को देख वो थोड़ा हैरान होते हुए बोल पड़ता है, दादी जी आप, अंकल जी, आप लोग यहाँ पर, वो भी अचानक से। आइए अंदर आइए ना। सूरज उनके सामान को उठा उन लोगों को घर के अंदर लेकर चल गया, लेकिन घर में सुषमा को दिव्यांश कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सूरज की तरफ देखते हुए पूछी, सूरज बेटा क्या दिव्यू घर पर नहीं है, वो अभी तक घर नहीं लौटा है क्या। नहीं नहीं दादी जी, आपका दिव्यू घर पर ही है, वो अपने कमरे में सो रहा है, मैं अभी उसी को उठाने जा रहा था, तभी आप लोग आ गए। सूरज की बातों को सुन आलोक जी बोले, सूरज देखो बेटा तुम भी मेरे बेटे जैसे हो, तो मैं जो पूछूं उसका सच सच जवाब देना। हाँ अंकल जी पूछिए ना, मैं भला आपसे क्यों झूठ बोलने लगा। बेटा क्या दिव्यांश कल रात फिर से नशा करके घर आया था, क्योंकि जब वो नशे में सोता है तभी अभी तक सोता है, वरना 5 बजे जग जॉगिंग पर चला जाता है। आलोक शक भरे निगाहों से देखते हुए सूरज से ये सवाल किए, पर अब सूरज क्या ही उन्हें जवाब देता ये सोच परेशान था। अभी वो कुछ बोलता उससे पहले ही कमरे से अंगड़ाई लेते हुए और आंखें मलते हुए दिव्यांश निकलते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बडी। जैसे ही सूरज दिव्यांश को आते हुए देखता है वो झट से बोल पड़ता है, अरे दिव्यांश यार तू जग गया, देख न कौन सब आए हैं, अपनी आंखों पर से हाथ तो हटा। सूरज जल्दी से बात बदल दूसरे बातों में उलझने का नाटक कर लेता है, जिससे उसे कोई झूठ न बोलना पड़े। सुबह सुबह उसके कहने पर दिव्यांश जैसे ही अपने सामने देखता है, ओह माय गॉड, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, कल रात में ही दादी ने कॉल कर बताया था कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तब भी मैंने पूरे घर को ऐसे ही छोड़ दिया है। अब क्या करूँ, अगर पापा को जरा भी भनक लग गई कि मैं यहाँ पर कैसे रहता हूँ तो वो सुना सुना कर मेरा कान सुजा देंगे। इससे पहले कि ये लोग घर में लड़कियों के कपड़े या फिर दारू की बोतल को देखे, मुझे सूरज से बोलो उन सारे सामान को जल्दी घर से बाहर भिजवाना होगा। दिव्यांश की नजर तो दादी पर थी और उसका दिमाग अभी बहुत सारी बातें सोचे जा रहा था। इसी वजह से वो इन्हें ना तो आगे बढ़े एक प्यारी सी झप्पी दिया था और ना ही पापा को पैर छू प्रणाम। भैया आप हम लोगों को यहाँ पर देखकर खुश नहीं हुए क्या, अभी तक आपने दादी को झप्पी भी नहीं दी है और ना ही मुझे गले से लगाया है। ये बात सारिका थोड़ा मुंह लटकाते हुए बोली, लेकिन उसकी बात सुनते ही सूरज बोल उठा, अरे नहीं नहीं छुटकी ऐसा। सूरज बात को संभलाने के चक्कर में सारिका को जैसे दिव्यांश छुटकी बुलाता था उसी तरह बोल दिया। उतना सुनते ही सारिका जोर से गरजते हुए बोली, 1 मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छुटकी बुलाने की, हाँ बोलो। एक बात मत भूलो कि छुटकी सिर्फ मुझे मेरे भैया बुला सकते हैं और कोई नहीं, और तुम्हारी औकात। सारिका सूरज को भला बुरा बोलने लग गई। ये देख दिव्यांश को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आए भी क्यों ना, सूरज उसका इतना अच्छा दोस्त है और उसकी बहन उसके सामने उसकी इंसल्ट कर रही है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। छुटकी, ये तुम कैसे बात कर रही हो सूरज से, इतनी बड़ी हो गई हो पर अभी तक समझ नाम की चीज नहीं हुई है। जिस तरह मैं तुम्हारा भाई हूँ उसी तरह सूरज भी तुम्हारा भाई है, समझी। और एक बात समझ लो, तुम इसे फालतू में कुछ से कुछ मत सुनाया करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। दिव्यांश की ऐसे अचानक पड़ी डांट वो भी सूरज की वजह से सारिका पचा नहीं पाए और इसीलिए रोते हुए वो बोल कि आपने मुझे उसके लिए डांटा, और कमरे में चली गई। उफ, मैं इसीलिए अकेला रहना चाहता हूँ दादी, मुझे इन सब नौटंकी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब जब तक मैं उसे मनाऊंगा नहीं वो मुझसे मुंह फुलाकर बैठी रहेगी, और आपको तो पता है कि मुझे ये सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देवू बेटा हम जानते हैं, पर वो तुम्हारी छोटी बहन है ना, जा मना ले उसे। और सूरज तुम ये सामान उठाकर जरा कमरे तक ले चलो। इधर नित्या और जाह्नवी दोनों कॉलेज गए हुए थे, दोपहर का समय हो चुका था। ऋषभ अपने स्कूल से घर आ चुका था, पर अभी तक दोनों बहनें घर नहीं लौट पाई थी। उनके अभी तक घर ना पहुंचने की वजह से दुलारी बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये बात पंडित जी को पता चलेगी तो क्या होगा। ये सोच वो फ्लैश बैक में चली जाती है। फ्लैश बैंक, रुको लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कमरे से बाहर निकलने की,
मैंने साफ साफ कहा था कि आज के दिन ना ही मुझे और ना ही बाकियों को तुम अपना चेहरा दिखाओगी, तो फिर क्या सोचकर तुम बाहर निकली? एकदम ऊंचे आवाज में पंडित जी गुस्से में बोले जा रहे थे, जिसकी आवाज भर सुन नित्या के दोनों हाथ डर के कांपने लगे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पलट उनकी तरफ देखे, तक बस उसी तरह जमकर खड़ी हो गई थी। पंडित जी की इतनी ऊंची आवाज सुनते ही सारे घर वाले पूजा पर से उठ दौड़ते हुए उनके पास चले गए। तभी सुगंधा जी बोली, अरे बबुआ, काहे तुम आज के दिन इतनी जोर जोर से चिल्लाए जा रहे हो? क्या हो गया है? कछु बताओ तो सही। हाँ जी, आप जानते हैं ना कि आपको बीपी की कितनी समस्या है। डॉक्टर ने आपको साफ साफ मना कर रखा है कि आप इतना गुस्सा नहीं कर सकते हैं, फिर आप क्यों इतना गुस्सा हो गए? आप तो चुप ही रहो दुलारी जी। ये सब आपकी ही लाड़ प्यार का नतीजा है, जो इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि ये मेरी बात को काट कर कमरे से बाहर घूम रही है। जैसे ही पंडित जी नित्या की तरफ इशारा करते हुए ये बात बोले, सभी का ध्यान उसकी तरफ चल गया। दुलारी दौड़कर उसके पास जा उसे अपने सीने से चिपका बोलने लगती है, कुछ नहीं हुआ है नित्या, तुम इतना कांप क्यों रही हो? बेटा शांत हो जाओ। सुगंधा जैसे ही ये देखती है कि दुलारी उसे डांटने की बजाय अपने सीने से चिपकाए हुए है, उसका गुस्सा भी जाग उठता है और वो तेजी से अपने एक हाथ में बटुआ पकड़े और दूसरे हाथ से आंचल को संभाले वहां पहुंच जाती है और नित्या का हाथ जोर से पकड़ दुलारी से अलग कर देती है। सुगंधा जी के इतने जोर से नित्या का हाथ पकड़ धकेलने की वजह से नित्या खुद को संभाल नहीं पाए और जाकर दीवार से टकरा गई, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और उसे हल्का खून भी निकलने लगा। सर से बह रहे खून को देख दुलारी एकदम से घबरा गई और दौड़कर नित्या को संभालने ही वाली थी कि तभी पंडित जी जोर से बोले, खबरदार, जो इस लड़की के पास भी कोई गया तो जी आप इसे पकड़ जाकर कमरे में बंद कर दीजिए, ये इसी काबिल है। और सुन लो सब के सब कान खोलकर, अगर किसी ने भी जब तक घर में पूजा समाप्त नहीं हो जाती इसके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश भी की या उसे खाना देने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये बोल नित्या को जबरदस्ती सुगंधा जी खींचते हुए लेकर उसके कमरे की तरफ जाने लगी और बेचारी बस रोटी ही रही। अभी दुलारी ये बात सोच ही रही थी कि तभी उनके कानों में नित्या की चहकने की आवाज पड़ जाती है, जिसे सुनने भर से ही वो झट से खड़ी हो बोल उठती है, नित्या बेटा तू आ गई। क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? तुम्हें कहीं कुछ हुआ तो नहीं ना? बेटा जाह्नवी तुम्हारी दी ठीक है ना? ओह मम्मा, आप कितना डरती है ना। मैं और जाह्नवी दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ये देखो हमें कुछ नहीं हुआ है, वो आज ऑटो वाले भैया की गाड़ी खराब पड़ गई थी रास्ते में, इसीलिए हम दोनों को आने में देरी हो गई। देखो आपके चेहरे पर कितना पसीना है, लाइए मैं पोंछ देती हूँ। इतना बोल नित्या अपनी मासूमियत भरे चेहरे के साथ जल्दी से दुपट्टा ले दुलारी के सर पर के पसीने को पोंछने लग गई। नित्या को ऐसा करते देख दुलारी के आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखते ही नित्या पूछ बैठी। नित्या मासूमियत भरे चेहरे के साथ बोली, मम्मा आप रोने क्यों लग गई? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस ये बोल दुलारी जी झट से गले से नित्या को लगा ली और बोली, पता नहीं भगवान मेरी बच्ची के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। इधर दिव्यांश सारिका के पास जाते हुए धीरे से बोला, क्या हुआ छुटकी, तू मुझसे अभी भी नाराज ही है? देख मैं अपनी दोनों कान पकड़ तुझसे सॉरी बोलता हूँ, माफ कर दे अपने भैया को प्लीज यार। नहीं भैया, आप हर वक्त उस सूरज के कारण मुझे डांट देते हो। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि छुटकी सिर्फ आप मुझे बोल सकते हो और कोई भी नहीं। और कौन सा वो मेरा भाई है जो मुझे इस नाम से बुलाएगा? वो सिर्फ आपका दोस्त है, समझे? अच्छा ठीक है बाबा, मैं आगे से सूरज से बोल दूंगा, तुम्हें जब भी पुकारे तुम्हारे नाम से ही पुकारे, ना कि छुटकी के। ओके अच्छा, अब अगर तूने मुझे माफ कर दिया तो मेरे पास तेरे लिए कुछ है। क्या भैया, जल्दी से दिखाओ ना। अच्छा अच्छा रुक तो सही, मैं बताता हूँ। जाकर उस कबर्ड को खोल, उसमें रखी हुई है तेरी सामान। दिव्यांश इतना ही बोला था कि सारिका खुशी से उछलते हुए दौड़कर कबर्ड के पास गई और झट से कबर्ड खोल उसमें देखने लगी। सामने ही उसके लिए ढेर सारी मेकअप का सामान रखा हुआ था। ये देखते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वो अपने दोनों हाथों से सारे सामान को समेटते हुए बोल पड़ी, भैया ये सारा मेरे लिए ही है। वाओ, बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन है। सच्ची में भैया, आप मेरे सारे फेवरेट सामान लाए हो। तभी अचानक से उसकी नजर कबर्ड में पड़े एक शार्ट ड्रेस पे पड़ जाती है, जो देखने में बड़ा ही हॉट डिजाइन का होता है। उसे देखते ही सारिका सारा मेकअप का सामान बेड पर रखते हुए झट से वो ड्रेस निकाल दिव्यांश की तरफ देखते हुए पूछी, भैया ये ड्रेस भी मेरे लिए ही लाए हो? वाओ, ये कितना खूबसूरत है और हॉट भी। जैसे ही दिव्यांश में उस ड्रेस को देखा, उसे देखते ही चौंक पड़ा और मन ही मन बोला, अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि कबर्ड में वो वाली ड्रेस पड़ी हुई है। ओ सीट, ये तो छुटकी ने देखा तो इसे लगा उसके लिए लाया हूँ, पर अगर दादी ने देख लिया होता तो पता नहीं कितने सारे सवाल करती। फिर अगले ही प्लीज सारिका से बोल पड़ा, हाँ छुटकी, तेरे लिए नहीं लाऊंगा तो फिर और किसके लिए लाऊंगा? यहाँ पर तुझे और कोई दिखाई दे रहा है क्या?
ऑफ कोर्स तेरे लिए ही लाया हूँ, मुझे पता है तुझे ये सब ड्रेस पसंद है। दिव्यांश ने छुटकी को झट झूठ बोल दिया कि वो ड्रेस उसी के लिए लाया है, जिससे छुटकी खुशी खुशी वो सारे मेकअप के सामान और वो ड्रेस ले कमरे से निकल गई। उसके जाते ही दिव्यांश बेड पर बैठते हुए गहरी सांसें लेते हुए बोल पड़ा, आज तो बाल बाल बच गया, लगभग पकड़ा ही गया था। मुझे एक बार पूरा घर चेक कर लेना चाहिए, कहीं किसी की सैंडल या कपड़ा पर्स वगैरह तो रह नहीं गया है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं पक्का पकड़ा जाऊंगा। दिव्यांश खुद में बातें कर ही रहा था, तभी आलोक दरवाजे पर सवाल भरे नजरों के साथ बोला, कौन पकड़ा जाएगा दिवु? और ये तुम्हारे चेहरे पर इतने पसीने क्यों आए हुए हैं, जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो? आलोक की आवाज सुनते ही दिव्यांश एकदम हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और अपनी आंखें फाड़ फाड़ देखने लगा। उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी पीछे से सूरज आते हुए बोल पड़ा, फिल्म का विलन अंकल जी और कौन? सूरज तुम क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल अंकल वो दिव्यांश अपने नए फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़ा था, उसी में लास्ट में विलन पकड़ा गया या नहीं ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। उसी के बारे में ही सोच रहा होगा। क्यों दिव्यांश, मैं सही बोल रहा हूँ ना? सूरज की बात सुनते ही दिव्यांश की जान में जान आ गई और वो झट से आलोक के पास जाते हुए बोल पड़ा, हाँ पापा, सूरज बिल्कुल ठीक बोल रहा है। मैं अपने नए फिल्म के बारे में सोच रहा था। पापा आपको कोई काम था क्या आप यहाँ पर? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया। अब भाई सुबह सुबह हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तुम्हें तो पता ही है कि हम लोग बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो तुम हमें किचन तो दिखा दो, हमें चाय बनानी है। आलोक जी की बात सुन सूरज बोला, अरे अंकल जी, आपको चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप चलिए, हम आपको चाय देते हैं क्योंकि चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अरे वाह बेटा, तुम तो सारे काम जानते हो। अच्छा ही है, अकेले रहने में दिक्कत नहीं होती होंगी। तभी दिव्यांश बोल पड़ा, हाँ पापा वो तो है, सूरज अच्छे से खाना बनाना जानता है और इसकी वजह से मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ बेटा, पर तू कब सीखेगा ये सब? अब क्या सूरज ही तुम्हें खाना बनाकर खिलाएगा और फिर शादी के बाद तुम्हारी बीवी? जरा कुछ तू खुद भी सीख ले। आलोक इतना बोल कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद दिव्यांश सूरज की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, मैं और शादी नो वे यार। दिव्यांश राजपूत किसी एक लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे रात जिसके साथ बिताया, अगला दिन उसमें तो इंटरेस्ट रहता ही नहीं है और पापा शादी की बात करते हैं। दिवु यार, तू समझता क्यों नहीं है? तू जिस रास्ते पर चल रहा है उसका कोई भी अंत नहीं है और ना ही मंजिल है। बस लास्ट में रह जाएगा तो तू अकेला और तन्हा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी भी संभल जा और बंद कर दे अपने इस बेवकूफी भरे काम को। तू जानता है कि अगर ये सब घर में किसी को पता चलेगा तो कितना दुखी हो जाएंगे सब। सूरज की बात सुन दिव्यांश थोड़ा चिढ़ गया और उसकी तरफ देख नाराज होते हुए बिना कुछ बोले चला गया। उसे ऐसे जाते देख सूरज खुद में बोला, मैं जानता हूँ भाई कि तू शादी के नाम से इतना क्यों चिढ़ जाता है, पर तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है, लड़कियों से नफरत के चक्कर में, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। पर मैं तुझे ये बात समझा भी नहीं सकता हूँ। अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे तुम्हें सही रास्ते पर लाने का। कोई ना कोई लड़की तो उन्होंने तुम्हारे लिए जरूर बनाए होंगे, जिसे देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उसके साथ एक जन्म तो क्या कई जन्म बिता दोगे। पंडित जी का घर, रात का समय, शिव मंदिर में शाम की आरती हो रही है। पंडित जी के साथ साथ बाकी के परिवार वाले भी मंदिर में आज शाम की आरती में शामिल हुए हैं। नित्या भी वही सबसे पीछे अपने दोनों हाथ जोड़ आंखें बंद किए खड़ी थी। बारी बारी करके सबने आरती की। जब उसकी बारी आई तो पंडित जी उसके सामने से वो आरती का थाल घुमा लिए, जिससे वो समझ गई कि वो नहीं चाहते हैं कि वो आरती करे और रोज की तरह आज भी वो बिन प्रसाद लिए ही वहां से चली गई। उसे वहां से इस तरह जाते देख दुलारी और जाह्नवी बहुत दुखी हो गए थे। खैर दुलारी भले ही उसकी सौतेली माँ होकर भी सौतेलापन ना दिखाई थी, पर वो सब कसर उसके खुद के पिता ने पूरी कर दी थी। एक बचपन से ही उसके साथ बुरा से भी बुरा बर्ताव करते आए हैं वो आज तक, और उनके साथ साथ घर के बाकी के लोग भी नित्या को एक नौकरानी जैसा ट्रीट करने लग गए थे। आरती के बाद जब सभी वापस घर आए तो नित्या सबके लिए चाय बनाकर तैयार रखी हुई थी, क्योंकि ये उसका डेली का रूटीन था और अगर वो अपने काम से चुकती तो पंडित जी के साथ साथ सुगंधा बुआ भी उसे सजा देने में पीछे नहीं रहती थी। इसी डर से वो अपना काम पूरा समय पर तैयार कर लेती थी ताकि उसे सजा ना मिल जाए। लेकिन फिर भी जैसे ही सारे परिवार वाले घर पर आए तो घर के आंगन में फैली गंदगी देख सुगंधा बुआ जोर से चिल्लाए, अरे ओ महारानी, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ और देख क्या हालत हुई पड़ी है घर की। एक तो बेचारी 21 साल की उम्र और दूसरी उस पर शुरू से ही इतना जुल्म। वो अब किसी की भी आवाज सुनती तो इतना डर जाती कि डर के मारे उसके पूरे शरीर कांपने लग जाते, और इसी वजह से उसके हाथों से चाय की ट्रे छुट नीचे जमीन और गिर गई और पूरी चाय नीचे भी गई। चाय का ये हाल देख सुगंधा और पंडित जी आज फिर से नित्या को सजा दे डाली और सुना दिए सबके सामने सजा, जिसे सुनते ही सबके होश उड़ गए और दुलारी के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई।
नित्या के हाथ से चाय वाली ट्रे छूट नीचे जमीन पर गिर जाती है और सारी चाय जमीन पर बह जाती है, जिसे देख पंडित जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं और सुना देते हैं नित्या को फिर से नई सजा। एक चाय की ट्रे नहीं संभाली जाती है तुमसे, बस इसने घर को बर्बाद करना ही सीखा है और आता क्या है इसे। बस ज्यादा करो तो यूं अपनी नौटंकी शुरू कर देती है। दुलारी डरते हुए बोली, जी मेरी बच्ची नौटंकी नहीं कर रही है, वो सच में डर के मारे कांप रही है, आप शांत हो जाइए। दुलारी को नित्या के पक्ष में बोलते हुए देख सुगंधा झट से गुस्सा हो बोल पड़ी, अरे वो बेटी की अम्मा, हम सब का यहाँ पर राक्षस है जो तुम इस तरह से बबुआ से बोल रही हो। एक तो ये लड़की गलती पर गलती करती रहती है, ऊपर से तुम इसे समझाने की बजाय हमारे बबुआ को शांत कर रही हो। चुप होकर खड़ी रहो अपनी जगह पर, सजा तो आज इसे मिल के ही रहेगी, बहुत फुदकने लगी है आजकल ये। सुगंधा के बोलने के बाद कौन ही बोल पाता भला, और फिर से मिल गई नित्या को रात भर बंद कमरे में अकेले रहने की सजा, और ना ही खाना और ना ही पानी के एक बूंद। ये बात सुनकर दुलारी का तो कलेजा कांप उठा और वो मन ही मन बोली, कोई पिता अपनी ही बच्ची के साथ इतना कठोर कैसे हो सकता है भगवान। जब से इस बच्ची ने इस घर में जन्म लिया है बस सबकी सजा की पात्र बनी हुई है, क्या इसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। बस हर वक्त एक डर के साए में जीती रहती है मेरी बच्ची की, कब कोई इसे डांट देगा, कब कोई इसे सजा सुना देगा। लेकिन फिर भी इस मासूमियत भरे चेहरे पर किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रहती है। कुछ तो ऐसा कर दे भगवान कि इस बच्ची को भी खुशियां मिल जाए। नित्या का हाथ पकड़ फिर से उसे एक काले अंधेरे कमरे में धकेल कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसकी मदद कर सके पंडित जी और सुगंधा बुआ के खिलाफ जाकर, इसीलिए दुलारी अपने दिल पर पत्थर रख सब सह गई। बेचारी नित्या कमरे में बिल्कुल अकेली, और वो भी अंधेरा। वो धीरे धीरे सिसकी जा रही थी और खुद में बोली भी जा रही थी, कुछ नहीं है नित्या यहाँ पर, तू डर क्यों रही है। तू तो स्ट्रांग गर्ल है ना, और स्ट्रांग गर्ल ऐसे छोटे मोटे मुश्किलों से घबराते नहीं है। तभी एक चूहा उसके पैरों पर आ गया, जिसके महसूस होते ही वो जोर से चिल्ला पड़ी, बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही दुलारी उस कमरे के तरफ दौड़ने ही वाली थी कि सुगंधा अपनी छड़ी उसके सामने करते हुए बोली, कहाँ जा रही हूँ बहुरिया, उस बदतमीज लड़की को निकालने। कोनो जरूरत नहीं है उसके पास जाने का, समझी। आज रात भर उस काल कोठरी में बंद पड़ी रहेगी ना तो खुद ब खुद उस मोटी चमड़ी को अकल आ जाएगी कि उसको क्या करना चाहिए। पर जीजी आप उस बच्ची के बारे में एक बार तो सोचिए, अंदर कितना अंधेरा है और वो बहुत ज्यादा डरती भी है बेचारी, और अगर इस तरह रात भर वो कमरे में रही तो पता नहीं बच्ची की क्या हालत होगी। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि हमको फिक्र नहीं है उसकी, हम क्या उसका बुरा चाहत है। जरा सुन लो बहुरिया, कभी कभी बच्चों के साथ सख्ती करनी पड़त है ताकि उस आगे चलकर सही रास्ते पर हो। हम दादी जल्दी आओ, देखो ना भैया ने मुझे कितनी सारी मेकअप का सामान दिया है, और तो और ड्रेस भी दी है। वाह कितनी ब्यूटीफुल है ये लिपस्टिक। सारिका ये बोल बोल पूरे घर में खुशी के मारे उछले जा रही थी। तभी सुषमा उसके पास आते हुए खड़ी हो गई और उससे बोली, क्या हुआ सारिका बेटा, तू इतना उछल क्यों रही हो। दादी ये दिखे ना भैया ने मुझे कितना सारा सामान दिया है, वो भी साइन मेरी फेवरेट। अच्छा ला दिखा तो जरा, मैं भी तो देखूं जरा देवू की पसंद को। हाँ दादी, ये लो। सारिका दादी को वो शार्ट ड्रेस थमा फिर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब सुषमा उस ड्रेस को देखती है तो उसे कुछ शक सा होता है, इसीलिए वो उसे झट से सूंघने लग जाती है, और उसकी स्मेल से वो भांप जाती है कि ये कोई नई ड्रेस नहीं बल्कि किसी और की ड्रेस है। ये तो, पर ये ड्रेस देवू के कमरे में क्या कर रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी इस बारे में मुन्ना से बात करनी होगी, वरना देवू कुछ गलत जरूर कर बैठेगा जिसके बाद उसे सही रास्ते पर ला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ मुझे मुन्ना से बात करना होगा। मुन्ना कहाँ पर है तू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी मेरे पास आ। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।